नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की और कई टॉपिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में बात की थी हमने चिप्स के बारे में और बात की थी हमने एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग। आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मर्चेंट सर्किल डायग्राम। मर्चेंट सर्किल डायग्राम बेसिकली उन फोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन है जिसे हमने अंडर द एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग देखा है अब तक। ठीक है, उम्मीद है एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग वाली पार्ट आप देख चुके हैं। अगर आप नहीं देख चुके हैं तो एक बार फिर से उसे देखिए, फिर से देखने की कोशिश करेंगे, तब बेहतर चीजें समझ आएगी। बात करें अगर मर्चेंट सर्किल डायग्राम की, तो मर्चेंट सर्किल डायग्राम को मर्चेंट सर्किल फोर्स डायग्राम भी कहा जाता है। मर्चेंट सर्किल डायग्राम एक सिमेट्रिक डायग्राम है जिसे हम किसी स्केल के अंडर प्लॉट नहीं करते हैं। ठीक है, पहली फिगर जो हमने ड्रॉ की थी एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग के दौरान, उसकी एक ब्रीफ पार्ट मैंने ड्रॉ कर रखी है। इसमें आइए फोर्सेस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस थे। ये तो आप जानते हैं, बट उन फोर्सेस के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सर्किल को प्लॉट करेंगे हम लोग। यहाँ पे कई फोर्सेस की बात हम लोगों ने की थी। यहाँ इस शेयर प्लेन के लॉन्ग टाउ है, शेयर फोर्स लग रही है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लग रही है, आपकी स्ट्रेस लग रही है। ठीक है, तो इसी स्ट्रेस शियर स्ट्रेस के लॉन्ग हमारी एक फोर्स एक्ट होगी टाउ एफ एस शियर फोर्स, और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी एक फोर्स एक्ट होगी एफ एन नॉर्मल शियर फोर्स। ठीक है, इस लाइन के लॉन्ग हमारी फोर्स एक्ट होगी एफ सी, और इसी लाइन के लॉन्ग हमारी एक फोर्स एक्ट होगी एफ टी, एफ सी, एंड इसी लाइन के लॉन्ग हमारी एक फोर्स एक्ट होगी एफ टी। और एक फोर्स की बात हम लोगों ने की थी चिप टूल इंटरफेस के पास। चिप टूल इंटरफेस के पास जो फोर्स लग रही थी वो थी हमारी फ्रिक्शन फोर्स एफ, और इसी के परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्ट हो रही थी जिसे हम लोगों ने नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स से डिफाइन किया था। ठीक है, अब ये जो 3 सेट ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, टोटल 6 फोर्सेस लग रहे हैं, इनकी कुछ रिजल्टेंट फोर्स होगी। ठीक है, तो मर्चेंट सर्किल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो रिजल्टेंट्स आ रही है इन 6 फोर्सेस की, 2 ईच के पेयर की, 3 पेयर्स की जो रिजल्टेंट फोर्स आ रही है, ये फोर्स आपकी अलोंग द सेम लाइन हो और इनकी जो मैग्नीट्यूड हो वो भी इक्वल हो। टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, द रिजल्टेंट ऑफ each force must have same line of action and same magnitude। तभी आपकी जो मर्चेंट सर्किल डायग्राम है वो बैलेंस्ड होगी, आपकी पूरी की पूरी जो मेटल कटिंग की ऑपरेशन है वो बैलेंस्ड हो पाएगी। ठीक है, तो पहले थोड़ा समझते हैं डिफरेंट फोर्सेस के कैसे सर्किल्स बनेंगे। एफ सी है ये, और ये आपकी एक फोर्स है एफ टी। कंसीडर कर लेते हैं ये हमारी रिजल्टेंट फोर्स है आर, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। और ये रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस सर्किल की डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दूसरी फोर्स को कंसीडर करते हैं। एक फोर्स हमारी थी एफ, फ्रिक्शन फोर्स, एंड द नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स, और इसकी रिजल्टेंट जाएगी आर, और फिर एन और आर की जो फोर्सेस है वो एज ए कॉर्ड बिहेव होगी, और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एज अ डायमीटर रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ये दूसरी फोर्स है। देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट है कि इस एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं
by the angle of beta. Beta here will represent friction angle. आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं by the angle of tan inverse mu, which is the friction force, friction coefficient of friction here. इसे और भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, tan बीटा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं F by N, फ्रिक्शन फोर्स एंड डिवाइड बाय नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गई हमारी. थर्ड फोर्स जो यहाँ एक्ट हो रही है, शियर फोर्स, इसके रिप्रेजेंटेशन अगर आप करें तो ये नॉर्मल शियर फोर्स और ये इसकी रिजल्टेंट, और यहां इसे हम लोग शो करने की कोशिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्किल वेयर द रिजल्टेंट फोर्स विल रिप्रेजेंट द डायमीटर ऑफ योर सर्किल. The resulting force will represent your diameter of the circle. बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो मर्चेंट सर्किल डायग्राम इन तीन डिफरेंट सर्किल्स की कॉन्सिडेंस सर्किल है. रिप्रेजेंट करने की हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मेटल कटिंग के दौरान हमारी जो 6 फोर्सेस जनरेट हो रही है, इनकी जो रिजल्टेंट फोर्सेस है वो इन द सेम लाइन है और सेम मैग्नीट्यूड की है, क्योंकि हम ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो मेटल कटिंग की ऑपरेशन है वो क्या है, अंडर इक्विलिब्रियम परफॉर्म की जा रही है. ठीक है, तो आइए फाइनली अपने मर्चेंट सर्किल डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश हम लोग करते हैं. ये अभी जो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये केस 1 है, और केस 1 में हम लोगों ने किसी भी चीज पे, किसी भी कॉन्स्टेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन प्लेस नहीं किया है. ना ही अल्फा की वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन है और ना ही म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन है. ये हमारी कटिंग टूल हो गई. ये एंगल अल्फा रिप्रेजेंट कर रही है. इस लाइन के लॉन्ग, ये जो आपकी मशीन्ड सरफेस है, इसी लाइन के लॉन्ग हमारी कटिंग फोर्स एक्ट होती है. तो कटिंग फोर्स एफसी को हम लोग इसी लाइन के लॉन्ग रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारी रिप्रेजेंट होगी दूसरी पार्ट इसकी थर्स्ट फोर्स एफटी, जो कि थर्स्ट फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये इसकी रिजल्टेंट आएगी. दूसरी तरफ हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे यहां एफ एस शियर फोर्स, और इसके परपेंडिकुलर एक दूसरी फोर्स रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे जो है नॉर्मल शियर फोर्स. ये फोर्स हमारी रिप्रेजेंट हो रही है एफ एन. ठीक है, और तीसरी इसी लाइन के अलॉन्ग हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे अपने फ्रिक्शन फोर्स को एफ, और इसके परपेंडिकुलर हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे एन, नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स को. ठीक है, अब सारी की सारी फोर्स हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ कर दी. अब हम लोग अपने मर्चेंट सर्किल को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे.
ये हमारी पूरी की पूरी मर्चेंट सर्किल बन गई। अब इसमें सारे एंगल्स को डिनोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे एंगल्स की ही बेसिस पे आपको अगर किसी दो पार्ट की वैल्यू दे रखी है तो कोरिलेट करके आप बाकी फोर्सेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एमसीडी अगर आपसे पूछ रहा है तो जनरली वो आपसे इन सारे फोर्सेस की वैल्यू को ही कैलकुलेट करने पूछेगा। यूपीएससी के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है, अक्सर ही इस पे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। गेट में भी बहुत वाइडली, बहुत कॉमनली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बाय द ज्योमेट्री लॉ आप ये समझते हैं कि ये जो एंगल होगी ये अल्फा होगी हमारी, ये एंगल हमारी अल्फा हो गई, और इस एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द बीटा। ठीक है, ये एंगल होगी हमारी फाई, और अगर ये बीटा है, ये 90 है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एंगल जो है ये क्या होगी, 90 माइनस बीटा होगी, 90 माइनस बीटा होगी। ठीक है, और ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप देख सकते हैं ये अल्फा है, ये 90 माइनस बीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बीटा माइनस अल्फा आएगी, बीटा माइनस अल्फा आएगी। इस तरीके से जो भी रिक्वायर्ड एंगल्स हैं उनकी वैल्यू हमें अभी तक मिल चुकी है। अब आइए इसकी फाइनली मैथमेटिकल रिलेशन लिखने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अगर आप लिखने की कोशिश करें पहले एफ को, फ्रिक्शन फोर्स को, एफ को इन टर्म्स ऑफ आर, तो आप लिख सकते हैं एफ विल बी इक्वल टू आर साइन बीटा। अगर बात करें नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स की तो आप लिख सकते हैं एन विल बी इक्वल टू आर कॉस बीटा। अगर लिखने की कोशिश करें हम लोग एफ एस इन टर्म्स ऑफ आर, एफ एस इन टर्म्स ऑफ आर, एफ एस और आर के बीच जो एंगल है वो है फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा, तो इट विल बी आर कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। एफ एन नॉर्मल शियर फोर्स की वैल्यू अगर आप लिखने की कोशिश करें तो लिख सकते हैं आर साइन फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। इसी तरीके से अगर आप कटिंग फोर्स एफ सी की वैल्यू को लिखने की कोशिश करें आर के टर्म्स में, तो एफ सी और आर के बीच में जो एंगल है वो बीटा माइनस अल्फा है, तो एफ सी विल बी इक्वल टू आर कॉस बीटा माइनस अल्फा and ft will be equal to r sin बीटा माइनस अल्फा। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हो गई। इसी वैल्यूज की कैलकुलेशन करनी होती है न्यूमेरिकल्स में, और इसी तरीके से आपकी फाइनली एमसीडी मर्चेंट सर्किल डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है। अगर बात करें हम लोग कुछ लिमिटेशंस की जो कि मर्चेंट सर्किल डायग्राम को ड्रॉ करने के दौरान आप देख सकते हैं, तो मर्चेंट सर्किल डायग्राम जो है वो बेसिकली ड्रॉ की जाती है ओनली इन फॉर द केस ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग, वैलिड ओनली फॉर द ऑर्थोगोनल कटिंग। ठीक है, अगर दूसरे लिमिटेशंस की बात करें तो f बाई एन की जो वैल्यू है, f बाई एन की जो वैल्यू है जिससे हमने डिनोट किया था tan बीटा, ये जो वैल्यू है ये अपरेंट वैल्यू शो करती है, आपको अपरेंट वैल्यू शो करती है, नॉट द एक्चुअल वन। वाई? बिकॉज ये जो रिलेशन म्यू इज इक्वल टू एफ बाई एन डिफाइन की गई है, इसके रिलेशन फर्दर ये है म्यू इज इक्वल टू एफ बाई एन और एफ इज इक्वल टू म्यू एन। ठीक है, ये जो वैल्यू डिफाइन की गई है बेसिकली द रिलेशन इज कूलम्स लॉ विच इज फॉर स्लाइडिंग फ्रिक्शन केस। बट यहाँ जब मेटल कटिंग ऑपरेशन के दौरान आप
इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रेस यहाँ एक बॉन्डिंग भी होती है जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है वेल्डिंग की तरह, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो केस है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का और ये जो रिलेशन है ये यहाँ वैलिड नहीं होता है। ये सारी पॉइंट्स जो मैंने यहाँ लिख दी है, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रेस पॉइंट वेल्डिंग अकर एंड दिस रिलेशन इज नॉट वैलिड। तो ये जो रिलेशन है यहाँ जो म्यू की वैल्यू आएगी, यहाँ जो आपको रिलेशन से आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ बीटा, वो एपरेंट वैल्यू होगी। यही इनकी इन मर्चेंट सर्किल डायग्राम की इस ये लिमिटेशंस है। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर है। अगर आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाना नोट्स बहुत जरूरी है आपके लिए, फिर आप प्रॉपरली से रिवाइज कर पाएंगे। देखिए दो और केसेस है। पहली केस तो ये हो गई नॉर्मली, दूसरी केस जो है वहां हम लोग अल्फा इज इक्वल टू 0 पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे एमसीडी को, मर्चेंट सर्किल डायग्राम को अल्फा इज इक्वल टू 0 पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। और तीसरी जो सर्किल है वो हम अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड म्यू इज इक्वल टू 1 पे, थर्ड केस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड म्यू इज इक्वल टू 1 पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे अपने मर्चेंट सर्किल डायग्राम को। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 की वैल्यू जब आएगी तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये आ जाएगा स्ट्रेट, एफ आ जाएगा इधर इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा, एफ वाई जो आएगी वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपकी एफ आ जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल जो होगी इससे परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो एमसीडी जो ड्रॉ करेंगे आप वो एक रेक्टेंगुलर एमसीडी होगी। और जब हम लोग बात करेंगे फॉर द सेकेंड केस, थर्ड केस where alpha is equal to 0 and mu is equal to 1, तो mu की वैल्यू अगर 1 है मतलब f will be equal to n and the MCD will produce a square shape। तो डिस्कस करेंगे ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है चीजें यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर चीजें समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे कुछ जो आगे की टॉपिक्स हैं उनके बारे में। थैंक यू, जय हिंद।